आज के आपके करंट अफेयर्स 1 अप्रैल 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, ये शॉर्ट में जिसे हम कहते हैं अफ्स्पा। सो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट क्या है? देखो, ये ना गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एक्ट तैयार किया है। इंडिया के अंदर किसी भी एरिया में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है ना, ठीक है, किसी भी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया और इस हालत में पहुंच गया है कि अब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उसे संभाल नहीं पा रही। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पुलिस है, तो जितनी भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अब उनके हाथ से बाहर हो गई है बात। तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका स्टेट का जो गवर्नर है, वो उस एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं डिस्टर्ब्ड, कि ये एरिया डिस्टर्ब्ड हो गया है। एक कैटेगरी दे दी जाती है स्टेट्स को, ये एरिया डिस्टर्ब्ड स्टेट्स में आ गया। ठीक है, ये एरिया सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे ही किसी एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया जाता है, उस एरिया के ऊपर ये एक्ट लग सकता है अफ्स्पा का। अफ्स्पा में क्या होगा कि देखो, अब क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक लिस्ट एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं, मतलब शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके अंडर ना 3 लिस्ट हैं आपकी। ठीक है, आपकी शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्ट हैं। पहली लिस्ट यूनियन लिस्ट जो सेंटर की है, दूसरी स्टेट लिस्ट, और तीसरी है आपकी कॉन्करेंट। ये 3 लिस्ट में बेसिकली लिखा क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो यूनियन लिस्ट में है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो स्टेट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट में जो दोनों मिलके या उनमें से कोई भी एक कर सकता है, वो कॉन्करेंट के मिलके दोनों कर सकते हैं। ठीक है, देखो इन जनरल जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। लॉ एंड ऑर्डर इसके अंडर है। इसी कारण जो पुलिस होती है वो स्टेट की अपनी खुद की होती है। ठीक है, हर पुलिस के यहाँ पे बैच देखोगे अपनी खुद की स्टेट का लगा होता है ना। हिमाचल के तो हिमाचल की, पंजाब पंजाब, हरियाणा हरियाणा, राजस्थान राजस्थान, तो सबके अपने अपने बैच है। पर ये वो हालात आ गए जहां पे लॉ एंड ऑर्डर काबू से बाहर हो गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, पुलिस से हाथ से बाहर निकल गई ये चीज। इसीलिए तो उस एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया। उसके अंडर एक अलग प्रोविजन लगता है यूनियन लिस्ट का, कि हर स्टेट और स्टेट की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करके रखना, कि हर स्टेट बची रहे और उसकी अपने आप में जो पूरी स्टेट है उसमें पीस बनी रहे, उसकी जिम्मेदारी अल्टीमेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसी के चलते हुए कहीं पे भी कोई दंगे होते हैं, जब आपके हालात काबू से बाहर होते हैं, आपके हमेशा सेंटर पैरामिलिट्री को भेज देती है। जो ये सीआरपीएफ, ये जितनी भी आपकी फोर्सेस हैं, इन्हें वहां पे भेजा जाता है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है। अब अगर तो हालात बहुत ज्यादा, देखो दंगे तो चलो कुछ टाइम में शांत हो जाएंगे, पर अगर स्टेट के अंदर बहुत बड़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आई हुई है, जैसे कि टेररिज्म फैल गया, अब टेररिज्म तो कुछ दिनों में खत्म होने वाला नहीं है, तो उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म प्रेजेंस चाहिए और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ सकते हैं। पर अगर आपके ये पैरामिलिट्री भी जो आपने भेजी है, जब वहां की पुलिस को भी अपने कंट्रोल में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम के लिए ले लिया है, एक बारी के लिए अगर वो नॉर्मल कानून से चलेंगे, देखो पुलिस को हर चीज के लिए पेपर वर्क करना पड़ता है, कहीं पे सर्च करना है वारंट लो, किसी को अरेस्ट करना है वारंट लो। ठीक है, उसके बाद अगर कहीं पे भी पुलिस वाले अगर कहीं पे कोई भी गोली चलाते हैं, उन्हें एक एक गोली का हिसाब तक देना पड़ता है, क्यों चलाई, कहां चलाई। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस में ऐसा जो डिस्टर्ब्ड एरिया है जहां पे टेररिज्म फैल गया है, वहां पे आपके आर्म्ड फोर्सेस तो पेपर वर्क में फंसी रह जाएंगी और टेररिस्ट तो लीड ले जाएंगे। इसलिए जरूरी है उन्हें अलग से कुछ पावर्स देना। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट इसी चीज के लिए बनाया गया। ये एक तरीके से जितनी भी आपकी आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे आर्मी होगी, पैरामिलिट्री होगी, चाहे आपकी पुलिस होगी, जिस भी एरिया में अफ्स्पा लग जाता है,
ये उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पावर देता है, जैसे किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। उसे अरेस्ट करने के बाद नहीं तो एक प्रोविजन होता है कि तुम्हें 24 घंटे के अंदर अंदर ना कोर्ट में पेश करना होता है उन्हें, ठीक है, जिसे भी अरेस्ट किया 24 घंटे में कोर्ट। अफस्पा जहां पे लगा हुआ है वहां पे अगर किसी को पकड़ा गया है उसे 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना जरूरी भी नहीं है। उसके बाद अगर कोई भी एनिमी प्रॉपर्टी है, तुम्हें लगता है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई आतंकवादी छुपे हुए हैं या उन्होंने हथियार छुपाने का अपना अड्डा बना के रखा है, तुम बिना किसी चीज के उस जगह का सर्च, उस जगह पे सर्च भी कंडक्ट कर सकते हो बिना वारंट के। अगर तुम्हें लगे उस एरिया को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा और सारी पावर्स आपकी आर्म्ड फोर्सेस को मिलती है, ठीक है। तो ये आर्म्ड फोर्सेस एक्ट इसलिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ताकि आपकी आर्म्ड फोर्सेस को एक काम करने की फ्रीडम मिले, वो जैसे काम करना चाहें वो कर सके, पेपर वर्क में ना बस करे। पर इसका ना कई टाइम पे आपके कई जगहों पे मिसयूज भी देखा गया है, क्योंकि जहां पे अल्टीमेट पावर मिलेगी आपके मिसयूज भी बढ़ जाएगा। मिसयूज इस तरीके से कि लेट्स सपोज कई बार किसी के साथ खुंदक होती है किसी ऑफिसर की, उठा के गोली मार देते हैं, गोली मार के उसके साइड में हथियार फेंक के कहते हैं ये टेररिस्ट है। ऐसे भी केस निकल के आए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ इंक्वायरीज भी बैठी हैं, पर वही बात है कि इंक्वायरीज थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसे जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुई है ना, उसके खिलाफ अफस्पा कई बार क्वेश्चन में आया है। और लास्ट महीने या उससे पिछले महीने, अभी 2 महीने पुरानी बात है, नागालैंड में एक इंसिडेंस हुआ था। नागालैंड में क्या हुआ, मतलब इसी साल की बात है, नागालैंड में इंसिडेंस क्या हुआ कि आपकी ना आर्मी को कोई न्यूज मिली थी कि यहां से नागालैंड के अंदर भी आपके आतंकवादी कुछ ग्रुप्स एक्टिव है, तो वहां पे भी अफस्पा लगा हुआ है। तो आर्मी को खबर मिली थी कि इस रास्ते से आपके आतंकवादी आने वाले हैं, तो वो वहां पे एम्बुश छुप के बैठे हुए थे। तो वहां से कार आई, उन्होंने उस कार के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के अंदर 9 लोग मारे गए। तो जब बाद में जब गोलियां मार के जब सारे मर गए, तब नीचे जाके चेक किया, वो सारे मजदूर थे जो काम करके वापस लौट रहे थे कार पे। तो ये बात जब वहां नागालैंड के लोकल लोगों में फैली, वो गुस्से से भड़क गए कि हमारे लोगों को ऐसे मार दिया। ट्राइबल स्टेट है तो ट्राइबल्स में तो और ज्यादा ये सेंटिमेंट होता है। तो उन्होंने वहां की आर्मी की जो पोजीशन थी उसके ऊपर सारे लोगों ने मिलकर हमला कर दिया कि आर्मी को हम नहीं छोड़ेंगे। अब अगर आर्मी के कॉम्प्लेक्स के ऊपर तुम हमला करोगे, आर्मी उसके कंटेक्स्ट में भी वापस गोलीबारी करेगी। उसके अंदर 19 लोग टोटल मारे गए, ठीक है। तो इसके चलते हुए नागालैंड में बहुत ही डिस्टर्बिंग इश्यू बन गया था। और क्योंकि वो जो किलिंग्स हुई या कुछ भी हुआ, उसे इस चीज के अंदर माफ कर दिया जाएगा कि वो कोलेट्रल डैमेज है, ठीक है, कि गलती से हुआ है और कोई इंक्वायरी कुछ नहीं होगी क्योंकि अफस्पा लगा हुआ है वहां पे। तो ये इसके कारण लोग अफस्पा एक्ट से कई जगहों पे नाराज रहते हैं, ठीक है। तो इसी चीज का आंसर बेसिकली न्यूज इसी चीज की थी कि आपके यूनियन होम मिनिस्टर यही बता रहे थे कि जो अब डिस्टर्ब्ड एरिया है वो पहले से रिड्यूस कर दिए गए हैं असम, मणिपुर और नागालैंड, ठीक है। प्रेजेंटली ये इंडिया में असम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के बस एक एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स में लगा हुआ है और आपके जम्मू कश्मीर में भी लगा हुआ है अफस्पा, ठीक है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में ये सारी जगहों पे लगा, ये तीनों स्टेट्स में तो फुली लगा है, बस मणिपुर की एक जगह छोड़ के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी जगहों पे अफस्पा आपके नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ, बाकी जम्मू कश्मीर में। अगर टेररिज्म के मामले में देखोगे नॉर्थ ईस्ट का के अंदर वायलेंस हमेशा ज्यादा होती है। हम सुनते जम्मू कश्मीर के बारे ज्यादा है, पर टेररिज्म जो ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है ना गवर्नमेंट के लिए, वो आपके नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वो सारा का सारा डेंस फॉरेस्ट का एरिया है। कहाँ कौन छुप के बैठा होता है, ऐसा कई बार आर्मी के ऊपर अटैक हो चुके हैं, एम्बुश अटैक, कि लोग कहीं पे पेड़ों के ऊपर छुप के बैठे होते हैं या घास में,
और आर्मी का कॉन्वॉय निकल रहा है, कॉन्वॉय के ऊपर हमला कर दिया। तो ऐसा हो चुका है बहुत बारी आपकी फोर्सेस के ऊपर। तो अब पहले से तो हालात काफी कंट्रोल्ड है, पर स्टिल एक डेंजर हमेशा बना रहता है कि कभी दोबारा बढ़ ना जाए। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको सारे के सारे प्रोविजन समझाए कि किसी को भी गोली मारी जा सकती है, चाहे उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सारे पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो ये आप वहां से पढ़ लो। सेकंड जो है वो है डैम सेफ्टी एक्ट। अब ये डैम सेफ्टी एक्ट आपके बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स में रहा है। इसका फिर से जो रिलेशन है वो वही जो अभी मैंने आपको शेड्यूल 7 बताया था उसी के साथ में। देखो, दो चीजें पानी की आपकी कंट्रोल की जाती है। एक तो है, देखो ये रिवर फ्लो कर रही है, एक रिवर से दूसरी रिवर जो पानी फ्लो कर जाता है, दो स्टेट्स के बीच में, मल्टीपल स्टेट्स में से रिवर फ्लो कर रही है ना, जो रिवर का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्लो है, इसे आपकी यूनियन गवर्नमेंट मैनेज करती है, सेंटर की गवर्नमेंट। पर स्टेट के अंदर कैसे पानी को मैनेज किया जाएगा, मतलब उनके अंदर जो डैम्स बनाए जाएंगे एक रिवर के ऊपर या इरिगेशन कैनाल्स, ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट खुद देखती है। इरिगेशन स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, और लोकल मतलब एक विद इन स्टेट के अंदर जो वाटर मैनेजमेंट है वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है। पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक पार्लियामेंट के अंदर एक्ट बनाया, डैम सेफ्टी एक्ट। देखो, इंडिया के अंदर जो डैम्स बने हुए हैं ना, खासकर जो लार्ज स्केल डैम्स हैं, वो बने थे आपके 50s, 60s, 70s तक। सबसे बड़े डैम्स मेजरली उसी एरियाज में उसी टाइम पे बने, उसके बाद नहीं बने। उस टाइम पे जो आपके ये बने, जब ये डैम सारे के सारे क्रिएट हुए हैं, सेफ्टी इशू आज उन डैम्स के सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि इतने सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं चल रही। अब अगर डैम कभी प्रॉपरली मेंटेन नहीं होगा, देखो डैम के अंदर हद से ज्यादा हमने पानी रोक के रखा होता है। अगर बाई चांस डैम कहीं से भी लीक कर गया या डैम की दीवार टूट गई, ये सारा पानी आसपास के एरिया को फ्लड कर देगा, तो काफी ज्यादा प्रॉपर्टी और लाइफ्स का लॉस हो सकता है। इस कारण डैम्स को लगातार चेक करके रखना जरूरी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसी के चलते हुए एक एक्ट लेके आई है, डैम सेफ्टी। इसके अंडर क्या है कि सारी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को सेम यूनिफॉर्म सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करने को बोला। देखो, कई बार क्या होता है कि स्टेट्स अपने पैसे बचाने के लिए ना अपने सेफ्टी प्रोसीजर्स कम कर देती है, क्योंकि अगर तुम अपने सेफ्टी प्रोसीजर स्ट्रिक्ट रखोगे तुम्हें पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पर अगर जिस स्टेट के पास पैसे कम है वो क्या करती है, सेफ्टी प्रोसीजर थोड़ा नीचे ले आती है, पर उसके कारण डैम की अपनी खुद की सेफ्टी खतरे में है। इस कारण एक यूनिफॉर्म कोड बनाया जाए जो सारे के सारे सेम अप्लाई हो पूरे इंडिया पे, वो कोशिश है डैम सेफ्टी एक्ट के थ्रू। इसके थ्रू आपकी सर्वेलेंस कैसे की जाएगी, इंस्पेक्शन कैसी होगी, ऑपरेशन इन्हें चलाया कैसे जाएगा, मेंटेन कैसे किया जाना है, हर चीज एक डिफाइंड प्रोसीजर में होगी। ठीक है, एक नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी बनाई जाएगी 3 साल के टेन्योर के साथ। 3 साल का टेन्योर मिलेगा, एक चेयरमैन होगा उसका, और 10 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट के और 7 रिप्रेजेंटेटिव स्टेट गवर्नमेंट्स के और 3 एक्सपर्ट्स। इसकी ये पूरी पूरी एक सेंटर में कमेटी बनेगी। इनका काम होगा ये स्टैंडर्ड्स बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना, कोई भी नई चीज ऐड करनी है, और जगह जगह जाके ये चेक खुद भी कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली ये सारे सेफ्टी प्रोसेस वहां पे फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, अब ये जो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन और बनाई जाएगी, ऐसी स्टेट के अंदर भी बनाई जाएगी। इसका नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ये दिल्ली में बेस्ड होगी। और इसके अलावा आज अगर इंडिया के तुम ज्यादातर डैम्स का स्ट्रक्चर देखोगे,
या तो उन्हें ऑटोनॉमस बॉडी, जो बड़े बड़े डैम है उन्हें ऑटोनॉमस, उनकी अपनी खुद की बॉडीज है जो उन्हें कंट्रोल करती हैं, जैसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड आपके भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, ऐसे आपके दामोदर वैली, आपके दामोदर रिवर के ऊपर जो डैम बने उन्हें कंट्रोल करता है। इस तरीके से आपका सारे के सारे डैम्स को चलाया जाता है। या तो स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज कर रही हैं या उन डैम्स की अलग बॉडीज बना दी गई, पर लिमिटेड फंडिंग है और वो अपने आप के पैसे बचाने के लिए भी ये प्रोसीजर्स को रिलैक्स कर देती हैं, तो उसे यहाँ पे खत्म किया जा रहा है, ठीक है, कि उनके हाथ में पावर ना रहे। थर्ड करंट अफेयर है आपका शिल्का लेक के बारे में। शिल्का लेक आपके उड़ीसा स्टेट के अंदर पड़ती है और इसके अंदर दया रिवर आके गिरती है, ठीक है। दया रिवर जो वहां पे है, एक छोटी लोकल रिवर है, वो इसके अंदर आके गिरती है और वो इसे एक ब्रैकिश लेक बनाती है। अब ये ब्रैकिश लेक क्या होती है? देखो, पानी वैसे दो टाइप का हो सकता है, मीठा है या नमकीन। समुद्र का पानी नमकीन होता है, नदियों का पानी मीठा कहते हैं। ब्रैकिश पानी होता है जो दोनों के बीच का बन जाता है। ब्रैकिश में क्या है, देखो ये जो लगून है, जो छिलका का लगून है, ये इस शेप के करीब है, ऐसा कुछ दिखता है। इसमें क्या है कि एक साइड पे ये समुद्र को ओपन होता है, इस साइड पे आपका बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो आपका समुद्र का हिस्सा है। तो यहां से जो आपका सॉल्ट वाटर है, जो आपका नमकीन पानी है, वो यहाँ पे अंदर एंटर करता रहता है। दूसरा, जैसे ये दया रिवर के बारे में बताया, ऐसे और भी दो तीन छोटे छोटे आउटलेट्स हैं, दया रिवर सबसे बड़ी है। ये जो है यहाँ पे ये फ्रेश वाटर, ताजा पानी यहाँ पे लाके गिरा रहे हैं, तो इसका पानी भी इसके अंदर मिक्स हो गया और ये जो समुद्र से आ रहा था वो पानी भी इसके अंदर मिक्स हो गया। इन दोनों का मिक्सचर जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके कारण शिल्का एक बहुत ही यूनिक एरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से कनेक्टिंग जोन बन गया। फ्रेश वाटर में रहने वाली फिशेस वो भी यहाँ पे आ पाती हैं और जो समुद्र में रह पाती हैं वो भी यहाँ पे आ पाती हैं। देखो, इन्वायरमेंट के अंदर अगर बात करूं, ऐसे जो यूनिक एरियाज होते हैं, देखो एक वर्ड यूज करते हैं पहले तो, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम का मतलब होता है एक टाइप का टेम्परेचर, मतलब बायोटिक और एबायोटिक कंडीशन दोनों को मिला के इकोसिस्टम बनता है। इसका क्या मतलब होता है कि किसी एरिया में रहने वाले जो जानवर है और जो प्लांट्स हैं और उनके आसपास की जो एबायोटिक कंडीशन है, टेम्परेचर कैसा है वहां पे, हवा कैसी है वहां पे, बारिश कितनी होती है या पानी कैसा है, वो सब कुछ एक इकोसिस्टम बनाता है। तो उसी मतलब जैसी बारिश किसी जगह पे पड़ती होगी, जैसा टेम्परेचर कहीं पे होगा या जैसी भी कंडीशन, जैसे नमकीन है या फ्रेश वाटर है, वैसे ही तो प्लांट्स और एनिमल्स उसके अंदर रह पाएंगे। अब जो फिशेस आपकी रिवर्स के अंदर रहती हैं वो आपके समुद्र के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि उनके लिए सॉल्ट बहुत ज्यादा होगा, वो मर जाएंगे। जो सॉल्ट वाटर के अंदर फिशेस रहती हैं वो कभी भी नदी के अंदर नहीं रह सकती, क्योंकि बिना सॉल्ट के उनकी बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती और वो मर जाएगी। पर ये जो बीच का एरिया पड़ता होता है, जो दो इकोसिस्टम्स के बीच में पड़ जाता है, जहां पे दो इकोसिस्टम्स आके मिक्स हो रहे हैं, इन एरियाज को हम कहते हैं इकोटोन के एरिया। इकोटोन के एरियाज क्या होते हैं कि देखो, जहां पे एक साइड से आपका फ्रेश वाटर भी आ गया और एक साइड से सॉल्ट वाटर भी आ गया, तो यहाँ पे फ्रेश सी, यहाँ पे इतनी नमकीन पानी भी नहीं होगा कि फ्रेश वाटर की फिशेस ना रह पाए और ऐसे भी नहीं होगा कि आपकी सॉल्ट वाटर की ना रह पाए। तो यहाँ से फिशेस भी आ पाएंगी, यहाँ से फिशेस आ पाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी बायोडाइवर्सिटी होती है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब कितने टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं किसी एरिया में, उसे कहते हैं उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। जितनी वैरायटी पाई जाएगी, कितनी वैरायटी के आपके प्लांट्स और एनिमल्स, तो इकोटोन के अंदर आपकी बायोडाइवर्सिटी हमेशा मैक्सिमम होती है। तो अगर तुम दुनिया में ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स को बचा के रखना चाहते हो, इकोटोन्स को बचा लो, आपके ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप बचने लग जाते हैं, ठीक है। और इसी में इंपॉर्टेंट आ जाती हैं ये आपकी लेक्स, और खासकर शिल्का लेक जैसी, जो समुद्र और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। ये इंडिया की
सेकंड बिगेस्ट लेक है सबसे बड़ी वेम्बनाड, जो केरला में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट ये वेम्बनाड इंडिया की सबसे बड़ी लेक है, ये केरला में पड़ती है। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट शिल्का लेक है, ठीक है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब ये यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म इसका ये है। देखो ये यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। ये बेसिकली करती क्या है, दुनिया में ना अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने का काम करती है। किस तरीके की कि अगर हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर देंगे, लेट्स सपोज यूनेस्को जैसे वर्ल्ड हेरिटेज टैग देता है। वर्ल्ड हेरिटेज टैग तीन कैटेगरीज में मिल सकता है। या तो तुम वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब है जो इंसानों के लिए एक हेरिटेज है, कोई पुरानी चीज हमें विरासत में मिल रही है, हमारी विरासत है पूरी दुनिया की। विरासत दो टाइप की हो सकती है, एक होती है नेचुरल और एक होती है मैन मेड। मैन मेड जैसे ताजमहल हो गया, ताजमहल भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विरासत में मिली है ना हमें। उसका पूरा आर्किटेक्चर जो हो गया, जो इंसानों ने अपने हाथों से बनाया है, इजिप्ट के पिरामिड हो गए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना होगी, ये सब कुछ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टैग में है, ये विरासत है, इंसानों ने बनाया। दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जो नेचर ने क्रिएट की हैं, जैसे कोई एक बहुत ही यूनिक पहाड़ है, जैसे आपके सिक्किम में कंचनजंगा का पहाड़ पड़ता है। कंचनजंगा का पहाड़ क्या है, जो आप गैंगटॉक सिक्किम की कैपिटल में जाओगे, जहां पे भी जाओगे कंचनजंगा का पहाड़ दिखता ही दिखता है, वो इतना यूनिक तरीके से बना है। और वहां के लोकल लोग जो है वो उस पहाड़ को पूजते हैं, वर्शिप करते हैं उसे। इसके कारण वो एक नेचुरल किस तरीके से वहां पे पूरी इन्वायरमेंट बनी। तो शिल्का के अंदर जितनी यूनिक इन्वायरमेंट क्रिएट हुई है, इससे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है यूनेस्को की तरफ से। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती। फोर्थ करंट अफेयर है आपका राज्यसभा के बारे, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे बेसिकली क्या करंट अफेयर है, वो सारा का सारा मैं आपको राज्यसभा के बेसिक्स एक बार सारा समझा देता हूं। देखो हमारे इंडिया के अंदर जो कानून बनाने की टॉप बॉडी है वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अपने दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और एक है आपकी राज्यसभा, ठीक है। अब लोकसभा 2019 में लास्ट वोट डाली थी, ये बेसिकली ये बॉडी डायरेक्टली इलेक्टेड होती है, हम डायरेक्टली चुनते हैं। राज्यसभा जो बॉडी है ना, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। इनडायरेक्टली कैसे इलेक्टेड होती है? देखो कॉन्स्टिट्यूशन का एक और शेड्यूल बताता हूं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल एग्जिस्ट करता है, शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 ने क्या किया है, राज्यसभा की सीटें सारी स्टेट्स में बांट दी हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। किस स्टेट की कितनी आबादी है उसके बेसिस पे हमने ना सारी स्टेट्स के अंदर सीटें बांट दी हैं। राज्यसभा के अंदर अलॉटेड 250 सीटें हैं, अभी हम यूज 245 कर रहे हैं, उसका अपना कारण है, ठीक है, वो मैं बाद में बताता हूँ। अभी हम 245 यूज कर रहे हैं, 250 टोटल अलॉटेड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सीटें, 5 अभी खाली पड़ी हैं, बिल्कुल उनके ऊपर इलेक्शन ही नहीं करवाते। अब ये जो 245 सीटें ये सारी की सारी स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब स्टेट के अंदर क्या होता है कि इन लोगों को इलेक्ट करता है इनका इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज उसे कहते हैं जो लोग वोट डालते हैं किसी इलेक्शन। राज्यसभा के इलेक्शन हर स्टेट के अंदर सीटें बांट दी। अब होता क्या इनके इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, देखो मैंने लेट्स सपोज ये कोई स्टेट है ए, इसे राज्यसभा की सिर्फ एक सीट मिली है। इस स्टेट के अंदर एक बॉडी एग्जिस्ट करती होगी ना, इसकी विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सारे एमएलए हैं। ये सारे एमएलए क्या करते हैं, पूरी स्टेट के कोई भी पर्सन, मतलब राज्यसभा के इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं, कोई भी पर्सन जो राज्यसभा के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके अपना पर्चा फाइल कर सकता है। उसके बाद क्या होगा, ये सारे एमएलए वोट डालेंगे, ये वोट डालते हैं। आम सिटीजन्स राज्यसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमने
एमएलए को चुना था अपनी अपनी स्टेट में, ठीक है, हम एज अ सिटीजन हम अपने अपने एमएलए को चुनते हैं ना, एमएलए हमारे बिहाफ पे राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आपकी राज्यसभा इनडायरेक्ट इलेक्टेड है। इनडायरेक्ट वर्ड तभी आएगा जब हमारे बीच में सिटीजन्स और जो हमारे उम्मीदवार हैं जो चुने जा रहे हैं उनके बीच में कोई और भी आएगा। जैसे लोकसभा को हम कहते हैं कि हम डायरेक्टली चुनते हैं, क्योंकि लोकसभा के अंदर जो एमपी चुने जा रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्हें डायरेक्टली सिटीजन ऑफ इंडिया चुन रहे हैं, ठीक है। राज्यसभा के अंदर एक लेवल आ गया ना, आपके जो एमएलए थे इन्हें आप कह सकते हो आपके रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यही चुन रहे हैं आपके आगे राज्यसभा के मेंबर्स, ठीक है। तो ये एक लेवल हो गया, क्लियर है। अब ये लोग यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, उसके बाद राज्यसभा के मेंबर्स को टेन्योर कितना मिलता है। देखो राज्यसभा अपने आप में, अगर मैं राज्यसभा का टेन्योर बताऊं, राज्यसभा का कोई टेन्योर नहीं है। राज्यसभा के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि एक परमानेंट हाउस है। इसे अगर मैं लोकसभा से ऑपोजिट बोलूं, लोकसभा के हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लोकसभा का टेन्योर 5 साल है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। राज्यसभा का मतलब, परमानेंट हाउस का मतलब ये कभी भी खत्म ही नहीं होता। ऐसा क्यों? देखो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लाइन लिखी हुई है ना, वो ये लिखा है कि राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स विल रिटायर एवरी 2 years। हर 2 साल में 1/3 मेंबर आपके रिटायर हो जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है। अब इसका मतलब है कि 2 साल बाद लोगों को रिटायर होना है। तो अब देखो, जब सबसे पहले लोगों को रिटायर करना था, ये जिम्मेदारी जो डाली गई है, ये 1/3 लोग कौन होंगे, कौन बताएगा? इसकी जिम्मेदारी डाली गई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रेसिडेंट के ऊपर। और प्रेसिडेंट को ये लगा कि मैं किसी को बोलूंगा रिटायर होने के लिए, वो बंदा मुझे बोलेगा मुझसे क्या दुश्मनी है, किसी और को बोल दो रिटायर होने के लिए। तो प्रेसिडेंट ने स्टार्टिंग में एक सेफ्टी गेम खेली। उसने कहा कि देखो मैं लॉटरी सिस्टम निकालूंगा, जैसे ही 1/3 लोगों का नाम आएगा, वो 1/3 रिटायर हो जाना एक बारी, चाहे दोबारा चुन के आ जाना, पर एक बारी के लिए तुम रिटायर्ड हो, तुम्हें एक बारी रिटायर होना पड़ेगा, दोबारा से इलेक्ट होकर दोबारा आ सकते हैं। तो 1/3 लोगों का नाम आया, मान लो वो लॉट ए के लोग थे, मान लो 1950 में रिटायर हो गए। अब 2 साल और निकले, प्रेसिडेंट को फिर से चुनना था। प्रेसिडेंट ने कहा कि देखो जो तुम लॉर्ड बी और सी के लोग हो, तुम सबसे पुराने हो, ए के तो अभी आए हैं, तो अब मैं 50% नाम निकाल देता हूं, जिसका नाम आ गया वो रिटायर हो जाना, चाहे दोबारा इलेक्ट होके आया ना, एक बार के लिए तुम रिटायर। तो 1952 में मान लो लॉर्ड बी रिटायर हो गया। अब 2 साल निकले, अपने आप उसने कहा सी वालों को देखो तुम सबसे पुराने हो, तब तुम्हारा ही जाना बनता है, ठीक है। तो 1954 में इन्हें रिटायर किया। अब 2 साल और निकले, अब सबसे पुराना कौन हो गया? ए वाला। 1956 में इन्हें बोल दिया। अब अपने आप एक ऑटोमेटिक सिस्टम शुरू हो गया है। तो ये देखो कितने साल का गैप आया, 6 साल का गैप आया। यहां पे भी फिर 2 साल निकले, 6 साल, 6 साल। तो 6 साल का एक फिक्स टर्म सा दिखने लग गया ना। तो राज्यसभा का अपने आप में कोई टेन्योर नहीं है, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 2 साल, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो 2 साल की गारंटी दे रहा है ना। पर हमने क्या किया, एक अलग से एक्ट, कानून पास कर दिया, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। ये 1950 में ही पास कर दिया था, क्योंकि सिस्टम समझ आ गया था हमने करना क्या है। इसके अंदर लिख दिया कि 6 साल का टर्म हर राज्यसभा के एमपी को मिलेगा। तो राज्यसभा के एमपीज को 6 साल का टर्म मिलता है, लोकसभा के एमपीज को 5 साल का टर्म मिलता है। लोकसभा का अपने आप में मैक्सिमम 5 साल का टर्म हो सकता है, राज्यसभा का कोई टर्म नहीं होता। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, वो हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये 2 लॉर्ड तो मेंबर रहेंगे ही रहेंगे ना, एक रिटायर हो रहा है, 2 तो मेंबर है ही, तो हाउस कभी भी खाली नहीं होता, ठीक है। इस कारण राज्यसभा को एक परमानेंट हाउस बोला जाता है।
अच्छा लेट्स सपोज 1953 का साल चल रहा था, ये लॉर्ड बी के एक बंदे की डेथ हो गई, 1 साल पहले चुन के आया था, उसकी डेथ हो गई, फिर क्या होगा? बिल्कुल आपके बाय इलेक्शंस हो जाएंगे, जो सीट खाली हुई उसके ऊपर बाय इलेक्शंस हो जाते हैं। और अगर बाय इलेक्शन हुए तो अब जो नया बंदा चुन के आया है उसे कितना टर्म मिलेगा? बिल्कुल जितना रिमेनिंग टर्म है, जितना बचा हुआ टर्म है पहले वाले का, बस उतना टर्म मिलेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐसे नहीं कि वो आके कहेगा मुझे 6 साल ही चाहिए, सर रिमाइंडर टर्म हमेशा मिलता होता है। ये हर जगह पे वैलिड है, लोकसभा में, इसमें स्टेट असेंबली में, पंचायत में, हर जगह। ठीक है, क्लियर है? तो ये राज्यसभा के बारे में बेसिकली। राज्यसभा, ये देखो जो दो हाउसेस एग्जिस्ट करते हैं ना, इन्हें कहते हैं बाय कैमरल। आपकी पार्लियामेंट बाय कैमरल हुई थी 1999 के एक्ट से। यहाँ पे सेकंड चेंबर एग्जिस्टेंस में आया था। सेकंड चेंबर का मतलब है राज्यसभा का जो ओरिजिनल था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। ये आपके 1999 ब्रिटिश ने बनाया था इसे ओरिजिनली। इसका जो चेयरमैन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है। उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो इंडिया का होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपका इसका प्रेसिडेंट होता था, मतलब चेयरपर्सन जो आज हो गया उसका, उस टाइम उसे प्रेसिडेंट कहते होते थे, तो वो बन गया। क्लियर है? तो इस तरीके से उसकी हिस्ट्री भी यहाँ पे लिखी हुई है। और अच्छा, ये जो 250 सीट्स हैं, 250 में से 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। बाकी 238 आपके स्टेट्स में से चुन के आते हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज भी वोट डालती हैं, आपकी दिल्ली और पुडुचेरी की, जहां पे विधानसभा, आपके चीफ मिनिस्टर या पूरे काउंसिल एग्जिस्ट करता है। दिल्ली और पुडुचेरी दोनों जगह पे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्ट करती है। वहां पे चीफ मिनिस्टर भी है, दिल्ली में भी है और पुडुचेरी में भी है, और वहां पे भी एमएलए होते हैं, चाहे वो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज क्लियर है। हम बाकी सीट्स हम मतलब अभी भी मिला के 245 यूज कर रहे हैं। बाकी 5 जो सीट्स है ना, वो खाली पड़ी हैं बाकी यूनियन टेरिटरीज की। बेसिकली आपकी सीट देने के लिए एक मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए। अभी आपकी यूनियन टेरिटरीज की उतनी आबादी, बाकी यूनियन टेरिटरीज की उतनी आबादी नहीं हुई है कि उन्हें सीट दी जा सके। इसी कारण ये 5 सीटें खाली पड़ी। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ में से आपकी लोकसभा का एमपी तो चुना जाता है, राज्यसभा का कोई एमपी नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा में चंडीगढ़ रिप्रेजेंट नहीं होता, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली नहीं होता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप नहीं होता है, ये सारे रिप्रेजेंटेड नहीं है। ठीक है, उसका मेन कारण नहीं है, लद्दाख नहीं है, जम्मू कश्मीर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से ये सारे के सारे डिटेल में राज्यसभा के बारे यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर।